वाई डू यू थिंक कि कुछ लोग गरीब ही रह जाते हैं और कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं? आज आप फिक्स डिपॉजिट में सेव कर रहे हो, बहुत से लोग सोचते हैं हाँ ये तो बहुत सेफ है, लेकिन क्या आपकी कैपिटल लूज हो रही है? स्पेशली अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं तो शायद आपका पैसा उसमें लूज हो रहा है। करना क्या चाहिए? तीनों चीजों को हमें देखना है, सेफ्टी को भी, लिक्विडिटी को भी और रिटर्न्स को भी। और रिटर्न्स में किसको देखना है? पोस्ट टैक्स रिटर्न्स को। सेफ्टी ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट है, लेकिन अगर वो दोनों भी नहीं है तो आपकी वेल्थ ग्रो नहीं कर पाएगी। तो वो भी एक कारण है कि लोग बढ़ा नहीं पाते हैं पैसा। क्या क्या गलत चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से आजकल लोग कर पा रहे हैं और वो बिल्कुल हार्ड हो जाना चाहिए? एलॉन मस्क ने किसी का कोट बताया, द सोसाइटी शुड मेक राइट थिंग्स इजियर टू डू एंड रॉन्ग थिंग्स शुड बी हार्ड टू डू। लेकिन हो रहा उल्टा है। रॉन्ग थिंग्स को हम इजी बना रहे हैं कि लोन लेके आप घूमने चले जाओ। चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं, क्या ये होने वाला है? दो चीजें जिस पे नजर रखनी है, एक है मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, दूसरा है यूएस के इलेक्शंस। Who do you think कि हमारे लिए मार्केट्स में बेटर किसके साथ होगा ज़्यादा? देखिए, ट्रम्प ही अंडरस्टैंड्स बिजनेस, तो दैट माइट बी बेटर। एंड मिडिल ईस्ट में क्यों नज़र रखनी चाहिए हमें? क्योंकि मिडल ईस्ट का एक मेजर इम्पैक्ट होता है ऑयल प्राइसेस पे। इन योर करियर सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ बनते हुए देखे? सबसे ज़्यादा हमारा पर्पस है कि हम इंडिया के हर कोने तक इंडिया के टॉप लोगों का नॉलेज पहुंचा सकें, उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकें, उन्हें एजुकेट करें और इंस्पायर करें। एंड उस मिशन में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप जितना हमें सब्सक्राइब करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे एंड उतने ही ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले राज शमानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक बेहतर इंसान बन सकें। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। वाई डू यू थिंक लोग पैसे कमा नहीं पाते हैं? लोग अपनी लाइफ में जितने ही पैसे कमाते हैं या तो गवा देते हैं या वो सेविंग्स में ही रखते हैं और फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं कि हमने कमाई नहीं पाए हम लोग ज़्यादा कुछ। या एक बहुत बड़ा नोशन है कि गरीब लोग सिर्फ गरीब ही रह जाते हैं और अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। वाई डू यू थिंक कि कुछ लोग गरीब ही रह जाते हैं और कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं? देखिए, हम अगर जनरलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गरीब भी अमीर बनते हैं, अमीर भी गरीब बनते हैं। 100%। बट ऐसे लोग बोलते हैं पैसा जो है ज़्यादा क्यों कहते हैं कि ये तो बहुत ये कहा जाता है कि 3 जनरेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 जनरेशन में वेल्थ खत्म हो जाती है। क्योंकि एक जनरेशन मेहनत करती है, दूसरी उसको बढ़ाती है, तीसरी उसको उड़ा देती है। और ये पर्सनल लाइफ में भी हम देखते हैं, राइट? हमारे खुद के लाइफ में भी है, मेरे खुद के पर्सनल लाइफ में भी है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम पे भी वर वेरी रिच, देन डिफिकल्टीज आई, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई फॉर वॉट एवर रीजन्स। एक स्टेज आ गया जहाँ पे पापा को 19 ईयर्स की एज में जॉब करना पड़ा, डिस्पाइट बीइंग अ वेरी गुड स्टूडेंट। वो MBA नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें 9 लोगों की फैमिली को संभालना था, वो सबसे बड़े थे। तो वो भी स्टेज आया, ठीक है, वहाँ से वापस है। तो ऐसा नहीं है कि गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर हो जाता है। ऑफ कोर्स इट टेक्स अ फ्यू जनरेशंस, कुछ समय लगता है उसमें। लेकिन जब आप बात करें तो इसमें बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली आप पैसा किस तरह से कमाते हैं, उसको फिर किस तरह से बढ़ाते हैं, खर्चा कैसे करते हैं। तो वो जो बैलेंस है, वो बैलेंस जो आज अमीर कौन बन पाता है? जो बचाता है ना। जो सिर्फ खर्चा ही करते रहेगा वो तो अमीर बन ही नहीं सकता। ओके। तो बचत तो आपको करनी है। हाँ, इसमें ज्यादा कैसे कमाना है, मेहनत करनी पड़ेगी। आप लकी हो तो वो एक अलग चीज हो गई, नहीं तो मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मेहनत करके आप ज्यादा कमाएंगे, फिर आप बचाएंगे तब, और फिर उसको बढ़ाना भी है। तो अब इसमें मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे थे पहले भी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे थे, लेकिन बचा भी रहे थे, लेकिन बढ़ा नहीं पा रहे थे क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको अवेलेबल। आज आप फिक्स डिपॉजिट में सेव कर रहे हो, 20 साल की FD कोई बनाता नहीं है, लेकिन अगर हर साल आप उस FD को घुमाते रहो, बहुत से लोग सोचते हैं हाँ ये तो बहुत सेफ है, FD तो बहुत सेफ है, लेकिन क्या आपकी कैपिटल लूज हो रही है? स्पेशली अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं
तो शायद आपका पैसा पैसे टूट रहे उसमें लूज हो रहा है। तो इसमें एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो है हैं। से बहुत लोग या तो रिटर्न्स पे फोकस करते हैं, या तो सेफ्टी पे फोकस करते हैं, या सिर्फ रिटर्न्स पे। कुछ लोग टैक्स के लिए भी कर देते हैं कि मेरा टैक्स बच जाएगा, लेकिन टैक्स बचने के बाद क्या होगा नहीं पता। क्या 30 साल पैसा आपका लॉक हो जाएगा, 40 साल, पता नहीं। तो इन सब चीज़ों में पहले जो फोकस था, आज से मान लीजिए 30-40 साल पहले जब हमारे पेरेंट्स एक अपने वर्किंग लाइफ में थे, तब फोकस बहुत ज़्यादा सेफ्टी पे था। क्योंकि भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता थी, अनसर्टेनिटीज बहुत थी एज ए नेशन ऑल्सो, कि कल क्या होगा, काम रहेगा नहीं रहेगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, तो सेफ्टी पे हमें फोकस करना है। और वो सेफ्टी के चक्कर में ऐसा हो गया कि एफडी में सबसे सेफेस्ट यही है, रख दे। ऑल्दो सेफेस्ट नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है और आपका रिटर्न एफडी में बन रहा है 4% पोस्ट टैक्स या 5%, और इन्फ्लेशन अगर 5-6% है, जो कि स्टेटेड डेटा है, आपके लिए इंडिविजुअली ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप पैसा एक्चुअली खो रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? करना चाहिए कि तीनों चीज़ों को हमें देखना है, बैलेंस करना है, सेफ्टी को भी, लिक्विडिटी को भी, और रिटर्न्स को भी। और रिटर्न्स में किसको देखना है? पोस्ट टैक्स रिटर्न्स को। इन तीनों को जब आप बैलेंस करेंगे एक ऑर्डर में फॉलो करते हुए, सेफ्टी ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट है, लेकिन अगर वो दोनों भी नहीं है तो आपकी वेल्थ ग्रो नहीं कर पाएगी। मतलब स्पेशली रिटर्न नहीं है तो वेल्थ आपकी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो वो भी एक कारण है कि लोग बढ़ा नहीं पाते हैं पैसा। कमा लेते हैं, बचा भी लेते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं पाते हैं। और पहले ऑप्शंस कम थे इंडिया में, ऑफ कोर्स मार्केट में भी इंटीग्रिटी कम थी। हर्षद मेहता स्कैम हुआ, उस स्कैम में सभी ने हाथ जलाए, हमारे पेरेंट्स ने भी जलाए। तो उसके बाद एक नेचुरल रिलक्टेंस हो गया। और ये बहुत ही एक मैं कहूँगा कि सैड चीज़ है कि 25 साल में जो 92 से 2017, क्योंकि 2017 के बाद ये पूरा SIP का मूवमेंट शुरू हुआ और मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ी है, एंड कोविड के बाद और ज़्यादा बढ़ी है। 92 से लेके 2017, 25 साल में इंडियन कंपनीज ने वेल्थ क्रिएट की, लेकिन उसका मैक्सिमम बेनिफिट या तो प्रमोटर्स को मिला या फॉरेन इन्वेस्टर्स को मिला। रिटेल जनता उसका बेनिफिट नहीं ले पाई। अगर वो बेनिफिट लेती तो अल्टीमेटली ये तो रिलेटिव स्केल है, गरीबी और अमीरी। हो सकता है वो अगर यहाँ पहुंचे तो यहाँ पहुंच जाते, थोड़ा और अमीर हो जाते जितने हैं उससे। ट्रू। ओके, सो यू आर टेलिंग मी कि मैक्सिमम लोग अपना पैसा इसलिए नहीं बढ़ा पाते क्योंकि वो इन तीनों चीज़ों को साथ में बैलेंस नहीं कर पाते। रिटर्न्स पे फोकस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर पाते। बहुत ही फनी चीज़ है ये इंडिया में। आप जैसे मैंने कहा, कोई FD नहीं बनाता 20 साल की, 1-2 साल की बनाते हैं, उसको रोल ओवर करते जाते हैं। लेकिन इक्विटी जो कि सही इंस्ट्रूमेंट है 20 साल के लिए, उसमें 20 साल के लिए पैसा नहीं डालना है, उसमें 6 महीने के लिए डालेंगे, 6 महीने में डबल हो जाना चाहिए। वो डबल हो जाता है कभी, फिर आधा भी हो जाता है। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको जिसमें डालना है पैसा, उसमें आप नहीं डाल रहे हैं, उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हैं, और जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए डालना चाहिए उसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए डाल रहे हैं। ओके, व्हाई डू यू थिंक कि इंडिया में जब हमारा सेविंग कल्चर इतना स्ट्रांग है, हम पैसे बचाते ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली टू लेट्स से अमेरिका, उसके बाद भी हमारा पर्सनल फाइनेंस इतना स्ट्रांग नहीं है? नहीं, स्ट्रांग नहीं है क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक तो इन्वेस्टमेंट्स का जो एस्पेक्ट है वहाँ पे पहले ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं थे। आज की तारीख में अवेलेबल है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, रहा सवाल दूसरे एस्पेक्ट्स का भी, तो कल्चरल इम्पैक्ट हो रहा है, इंडिया पे भी हो रहा है। लिबरलाइजेशन के बाद में चीज़ें बहुत चेंज हुई है, क्योंकि लिबरलाइजेशन के पहले हम तो लाइफ मैंने देखी है 10 साल, तो बहुत चेंजेस आए हैं। कंज्यूमरिज्म इंडिया में भी आ रहा है, स्पेशली यंग जनरेशन एस्पिरेशनल भी है, वो खर्चा भी करना चाहती है। तो उसमें बैलेंस ऑफ कोर्स बिगड़ता है कहीं ना कहीं, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों ही चीज़ें क्या आप बेहतर कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको जैसे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो आज की तारीख में हो क्या रहा है। देखिए, ज़रूरतें तो सबकी है, नीड्स चाहते भी हैं, वांट्स भी है, लेकिन आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं। आज की तारीख में आप या तो बैंक में पैसा रख रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट में, जिसमें आपको 3% मिल रहे हैं। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं कि 100% जो वेल्थ है इंडिया में लोगों की, इंडिविजुअल्स की, हाउस होल्ड की, RBI का भी डेटा है इसके बारे में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, लेकिन ओवरऑल अगर वेल्थ देखें हम तो लगभग 85% रियल एसेट्स में है, प्रॉपर्टी में है, गोल्ड में है, सिर्फ 15% फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में है। अब उस 15% में भी
उस 15% का 45% बैंक्स में पड़ा है, 22 सेविंग्स सेविंग्स और एफडी में, 22% जो है वो LIC के पास है, अनदर रफली 22-23% जो है वो PPF और अदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में है। तो जब 90% पैसा आपका उन इंस्ट्रूमेंट्स में पड़ा है जो आपको बस एक इन्फ्लेशन को मैच करे या उससे कम रिटर्न दे रहे हैं, तो आपका पैसा बढ़ेगा कैसे? सिर्फ 10% है आपका मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और अगर आप टोटल वेल्थ का देखें तो टोटल वेल्थ का और भी कम है। तो 85% इंडिया में लोग फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, गोल्ड हो गया या रियल एस्टेट में आज की तारीख में वो चेंज हो रहा है। ओके, डेफिनेटली जैसे म्यूचुअल फंड्स में आपने देखा होगा SIP फ्लोज आ रहे हैं, हर महीने 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो चेंज हो रहा है, बिल्कुल ग्रो कर रहा है। क्योंकि कुछ सालों पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ आज 10% है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, वो कुछ सालों पहले 3-4% भी था। तो चेंज आ रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है, लोग चाहते भी हैं, लेकिन हाँ इसको एक समय लगेगा क्योंकि सबके पास उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है और टाइम नहीं है, प्लस डर भी लगता है। हाँ डर है क्योंकि वो रिस्क उनको पता नहीं है कि कितनी रिस्क है इसमें, क्या हर एक म्यूचुअल फंड रिस्की है? नहीं है, लेकिन उनको नहीं पता है कि डेट फंड अलग होता है, इक्विटी फंड अलग होता है, तो ये सब चीजें हैं। तो जो गैप की अगर हम बात करें तो एक तो हो गया ये बैंक वाला, दूसरा जो पर्सनल फाइनेंस को हिला रहा है वो क्रेडिट का है। क्यों हिला रहा है क्रेडिट? अब देखिए ऐसा हो रहा है, आज ही मैंने सुबह देखा एक ऐड, और ये एक बैंक के होम पेज पे कि आप पर्सनल लोन ले लो ट्रैवल करने के लिए। अब ठीक है, मेरे को हम क्रेडिट के अगेंस्ट नहीं है, मैंने भी क्रेडिट यूज किया है। जब मैं IIM में पढ़ने गया मैंने भी एजुकेशन लोन लिया SBI से। तो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए आप लीजिए क्रेडिट, बिल्कुल लीजिए, आप एजुकेशन के लिए लीजिए, घर के लिए लीजिए, कार के लिए भी मैं बोलता हूँ चलिए, आपके प्रोडक्टिविटी में ऐड करेगा, आप वर्क प्लेस पे जा रहे हो। गैजेट भी आज की तारीख में बोलूंगा चलो ले लो, क्योंकि आप शायद फोन और लैपटॉप आपके काम के लिए अगर यूज कर रहे हो तो आप ले लो, लेकिन पूरे कंजम्पशन के लिए लोन लेना, क्योंकि आपके आसपास सभी लोग घूमने जा रहे हैं तो चलो मैं भी ले लेता हूँ, ये क्रेडिट ले लेता हूँ और चले जाता हूँ। तो ये जो चीज है ये थोड़ी गड़बड़ है, क्रेडिट यूज करना फॉर ट्रैवल। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली क्या है, अभी कल ही एक स्टेटमेंट आया, एलॉन मस्क ने किसी का कोट बताया, द सोसाइटी शुड मेक राइट थिंग्स इजियर टू डू एंड रॉन्ग थिंग्स शुड बी हार्ड टू डू। लेकिन हो रहा उल्टा है रॉन्ग थिंग्स को हम इजी बना रहे हैं कि लोन लेके आप घूमने चले जाओ, है ना। तो ये जो गैप है इसको फिल करने की बहुत जरूरत है, ताकि पर्सनल फाइनेंसेस जैसे आपने कहा कि जो हिले हुए हैं वो सही हो जाए। लेट्स टॉक ऑन क्रेडिट थोड़ा बहुत। पहले बिफोर वी डू दैट टेल मी क्या गलत चीजें हो रही है जो बहुत इजी है करना फाइनेंस में। व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या गलत चीजें हैं जो बहुत आसानी से आजकल लोग कर पा रहे हैं और वो बिल्कुल हार्ड हो जाना चाहिए? देखिए, मिस सेलिंग बहुत ज़्यादा है, फ्रॉड्स बहुत इजीली होते हैं। रेगुलेशन है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि रेगुलेशन नहीं है, लेकिन जो एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। माइंडसेट और एजुकेशन भी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में कैसा है कि इंडिया का जो मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट की, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, वो मार्केट पूरा प्रोडक्ट और सेल्स ओरिएंटेड है कि मैं क्या प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि कस्टमर की क्या जरूरत है, एडवाइस और सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है। कि आपके लिए क्या सही सोल्यूशन है, आपके लिए क्या सही सलाह है, वो ओरिएंटेशन इंडस्ट्री में नहीं है, काफी हद तक नहीं है। जो शायद टॉप 1% है उनको एक्सेस होगा एक अच्छे एडवाइस का सोल्यूशन का, लेकिन 99% जो है उनको बस प्रोडक्ट पुश किए जा रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये अच्छा है, इसमें ये रिटर्न है, या इसमें ब्रांड्स की बात करें तो वो कह रहे हैं कि चलो आप एंजॉय कर लो, आज यू लिव ओनली वंस, यू लो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लेकिन लाइट बिल का बिल तो दोबारा आएगा हाँ, पानी का बिल तो दोबारा आएगा, राशन तो दोबारा खरीदना पड़ेगा। तो वो चीज़ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली। यू नो, मैंने जब फर्स्ट टाइम लाइफ में म्यूचुअल फंड खरीदा था तो मैंने भी कुछ सालों के लिए, फर्स्ट टाइम जो खरीदा मेरे बैंक वाले ने बेच दिया था मुझे, जो बेचा मैं उसकी बातों में आके कर दिया, और कुछ सालों बाद मेरे को पता चला
जितना पैसा कमाया नहीं उससे ज़्यादा गवा दिया मैंने, क्योंकि कमीशन इतनी थी, टैक्स इतना था, सब हुआ, एट द एंड ऑफ द डे मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट मिला मेरा वापस और शायद कुछ पैसे जुड़े, बिकॉज सेम काइंड ऑफ माइंडसेट कि वो जो एक बैंक एम्प्लॉय था उसको प्रोडक्ट बेचने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, कौन सा हाई कमीशन प्रोडक्ट है इसको चिपका के चले जाओ। अनफॉर्चुनेटली उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी पता नहीं है। मतलब जब मेरे आराम से मैं बात कर रहा था, वो भी एक बार प्रोडक्ट बेचना है, बोला डेडलाइन है सर, टारगेट कंप्लीट करना है। हाँ मेरे को भी ऐसे बेचते हैं। तो मैंने कहा कि तेरे को पता है मैं तो नहीं खरीदने वाला हूँ, लेकिन मैंने समझने की कोशिश की। तो जब मैंने उसको पूछा तो उसको भी नहीं पता था कि ये प्रोडक्ट में डाउन साइड क्या है। उसको खुद को लगा कि ये तो प्रोडक्ट अच्छा है, मैंने भी खरीद रखा है, आप भी खरीद लो। तो ये एक दिक्कत है। तो एजुकेशन, एक तो इंडस्ट्री लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी अवेयरनेस और एजुकेशन की जरूरत है। रेगुलेशन में एनफोर्समेंट बेटर होने की जरूरत है। अब इसका भी एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो इसमें है। ठीक है, होता क्या, जैसे आपने बताया, अब आपको ये जो दिख रहा है, नहीं मतलब इधर कलर्स अलग है, जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है अलग है। हाँ। लेकिन एक बार फर्स्ट ग्लांस में लगता है कि ये तो सेम है। मुझे टाइम लगा फिगर आउट करने में, आपको टाइम लगा, राइट? तो सेम नहीं है, सिमिलर है, लेकिन आज फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी यही हो रहा है। मतलब एडवाइजर हैं, रजिस्टर्ड एडवाइजर्स 1000 से कम है जो सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, जिनका ओरिएंटेशन एडवाइजर सोल्यूशन वाला है। डिस्ट्रीब्यूटर 1 लाख है, बैंक एम्प्लॉइज तो मतलब मिलियन से ज्यादा है। राइट? अगर सभी बैंकों को भी ना लें, सिर्फ प्राइवेट को ले, लेकिन आज की तारीख में नेशनलाइज बैंक में भी वो शुरू हो चुका है प्रोडक्ट बेचने वाला कल्चर। तो लाखों लोग आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप जा रहे हैं तो आपको लग रहा है ये मेरा एडवाइजर है, राइट? तो ये जो डिफरेंस है, ये आज की तारीख में इंडिया की जनता को पता ही नहीं है कि एडवाइजर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। बताओ। तो वही डिफरेंस ये है, जैसे मैंने कहा कि एज एन एडवाइजर हमारी एक फिड्यूशियरी ड्यूटी है एज पर लॉ कि वी हैव टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कोई आपकी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको तो सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है। जिसमें सबसे ज्यादा कमीशन बनती है वो बेचो। अब एज एन एडवाइजर हमें फीस चार्ज करना है, हम कमीशन नहीं लेते किसी से भी। कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है वो एज पर लॉ, कॉर्पोरेट एडवाइजर्स अगर डिफरेंट टीम्स रखते हैं तो ले सकते हैं, जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन टीम है उसके लिए, लेकिन जो एडवाइजरी टीम है वो सिर्फ आपसे फीस चार्ज कर सकती है। तो इससे होता क्या है कि मेरा और आपका इंटरेस्ट अलाइंड है, क्योंकि फीस मुझे सिर्फ आप दे रहे हो और कोई नहीं दे रहा है, सिर्फ क्लाइंट दे रहा है। तभी बनेगी जब मैं आपको पैसे मिलवा के दूंगा। बिल्कुल, जब मैं आपको सही सलाह दूंगा तभी मुझे आप फीस दोगे। कमीशन में तो मैंने एक बार आपको प्रोडक्ट दे दिया, उसके बाद जब तक आपके पास वो प्रोडक्ट है मुझे कमीशन मिलते रहेगा। आप 4 साल रखोगे तो 4 साल भी मिलते रहेगा। मैंने आपको दे दिया, उसके बाद 4 साल में मैं अपना मुंह भी ना दिखाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? बट एज एन एडवाइजर इट इज मोर रिलेशनशिप बेस्ड। आज हमने काम करना शुरू किया है तो हम चाहेंगे कि हम कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग ये रिलेशनशिप बनी रहे। आपके फाइनेंशियल जर्नी में जहां जहां भी आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, ये हैंड होल्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो ये एक अंतर है। अब ऐसा नहीं कहता हूं कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर खराब हैं, क्योंकि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं जिन्होंने रियलाइज कर लिया कि हमें क्लाइंट के इंटरेस्ट में एक्ट करना है, वो सही है हमारे लिए भी, वो करते हैं। तो कुछ अच्छे होंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में वो नहीं है, क्योंकि इनहेरेंट मॉडल में ही कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि पैसा कोई और आपको दे रहा है। ट्रू। तो वो एक चीज है, वो एक डिफरेंस है बड़ा। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं कर सकते पूरी तरह से। आई थिंक कहीं ना कहीं तीनों कंपोनेंट हैं इंडस्ट्री के। एक तो पार्टिसिपेंट्स जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरर्स है, प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडर्स है, इन्वेस्टर खुद भी है, और तीसरा जो रेगुलेटर है। तीनों को ही कोशिश करके चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ एक रॉन्ग दूसरा राइट, वैसा नहीं है। हाँ, अलग अलग पार्टिसिपेंट्स कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं, कुछ ज्यादा गलत कर रहे हैं कुछ ज्यादा सही कर रहे हैं। कौन ज्यादा गलत कर रहे हैं ये बताओ। तो जैसे मैंने आपको बताया, राइट, कि आज आप पर्सनल लोन बेच रहे हो कि आप चलो दुनिया घूम के आ जाओ पर्सनल लोन लेके, ये क्या बात हुई? पर वो तो एक कॉर्पोरेट है, वो ट्राई कर रहे हैं कि अपना बिजनेस बढ़ाएं। हाँ, तो ठीक है, कॉर्पोरेट के लेवल पे बिजनेस बढ़ाना आप जो बोल रहे हैं, हियर्स मैं ना काउंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, एंड एक आर्ग्यूमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर अ सेक ऑफ हेल्दी डिबेट, बिल्कुल
हर बिजनेस का जॉब ये होता है कि मैं मेरे कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है, वो नीड है, वांट है या डिज़ायर है या एक ऐसी चीज़ जो मे बी उसे चाहिए नहीं बट आउट ऑफ जेलसी वो फील करता है कि मुझे कभी होना चाहिए, राइट? जो भी उसको लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो कमी है, हाँ, उस कमी को एज ए बिजनेस मैं पूरा करने का सोल्यूशन दूं ईजीली, जो वो आसानी से ले पाए, राइट? अब उसका इफेक्ट अच्छा होगा, गंदा होगा, अगली होगा, वो मैं मान के चलता हूँ एज ए बिजनेस कि वो सामने वाला खुद जानेगा और खुद करेगा, वो इतना सेंसिबल होगा कि वो अपने डिसीजन खुद ले लेगा. दिस इज व्हाट हाउ मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस वर्क, राइट? कि हमें जो लगता है एज अ बिजनेस कि सामने वाले की जो भी कमी है मैं किस तरीके से पूरे करूं. बिल्कुल. तो अगर कमी है उनको कि यार मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि इसमें एक यूजर को भी अवेयर बनने की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, रेगुलेटर को भी बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है बिटवीन बिजनेस एंड द यूजर और द इन्वेस्टर, राइट? अभी जैसे इन्वेस्टमेंट का मैंने कहा, अब इसमें बिजनेस का भी एस्पेक्ट हो सकता है. अब देखिए, even for business, something which looks good in the short term may not necessarily be good in the long term. जैसे आज स्मॉल कैप फंड है, राइट? अब स्मॉल कैप फंड आज की तारीख में स्मॉल कैप वैल्यूएशंस रिच हैं. देखिए मार्केट कहाँ जाएगा वो तो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन आज की तारीख में रिच है. क्या मैं 6 महीने या 1 साल के लिए स्मॉल कैप फंड मुझे देना चाहिए कस्टमर को? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को खुद को पता है. कुछ फंड्स हैं जो सही स्टेप ले रहे हैं, उन्होंने सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें पता है ये सही नहीं है, ना तो यूजर के लिए सही नहीं है, उनके लिए भी सही है, क्योंकि एसेट फंड का साइज इतना बढ़ गया है कि आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है इन्वेस्ट करने की, राइट? तो दोनों ही चीजें बिजनेस के लिए सही नहीं है लॉन्ग टर्म में. तो आप आज बेच दोगे क्योंकि आज बेचना इजी है. जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स वाला है वो तो बोलेगा चलो बिक रहा है ये आसानी से, ये मैं बेच देता हूँ, लेकिन कंपनी के लिए तो अच्छा नहीं है वो, है ना? बट आपने जो प्रश्न किया कि जो आपकी वांट्स हैं, नीड्स भी हैं, सेविंग्स भी हैं, और जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल आज की जो जनरेशन है वो लाइफ भी एंजॉय करना चाहती है. ऐसा नहीं है कि लाइफ एंजॉय नहीं करना चाहती, बट एट द सेम टाइम वो ये भी चाहती है, येलो के साथ उनको फायर भी चाहिए, जल्दी रिटायर भी होना है, तो उसके लिए पैसा जल्दी बढ़ाना भी है. तो सभी चीज़ों को बैलेंस करना है उनको. ये भी नहीं खोना चाहते, ये भी नहीं खोना चाहते. अब उसको कैसे कर सकते हैं हम? तो वांट्स हो गए. अब क्या सारी वांट्स जेलसी से होती है या देखा देखी से होती है? नहीं, इनहेरेंट भी होती है, राइट? आज ट्रैवल जो है मुझे पसंद है, मैं इसलिए ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ कि सारी दुनिया कर रही है. मुझे अच्छा लगता है नई जगहों पे जाना, नए अनुभव लेना, नए लोगों से बातचीत करना. आज एक मेरा मित्र है, उसको गैजेट्स बहुत पसंद है, बहुत समय से पसंद है. मतलब जब 20 साल पहले हमको तो ज्यादा टेक्नोलॉजी इतनी हम यूज भी नहीं करते, तब से उसे पसंद है, और वो नई नई चीजें, टेक्नोलॉजी चाहे सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, वो समझने की कोशिश करता है. अब उस चीज के लिए अगर वो कोई गैजेट ले रहा है जो लेटेस्ट गैजेट है, चाहे वो 1.5 लाख का फोन भी ले रहा है, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट है, उसको समझने में इंटरेस्ट है, तो वो एक अलग चीज हो गई, राइट? वो इसलिए नहीं ले रहा कि मेरे बाजू वाला 1.5 लाख का फोन ले रहा है. तो वांट्स इनहेरेंट भी होती है, नीड्स तो आपको मीट करनी है, वो तो एसेंशियल है. तो ये जो सारी नीड्स हैं, वांट्स हैं, सेविंग्स हैं, इन सबको आप किस तरह से बेहतर मीट कर सकते हैं? तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन. कि एक जो अब मैं कह रहा था कि राइट थिंग्स शुड बी मेड इजी, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. कि राइट थिंग्स को हम इजी कैसे करें. अब राइट थिंग इसमें क्या है कि आप जो ये बैलेंस है, बजटिंग प्रिंसिपल है, आमतौर पे मुझे थंब रूल्स अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल, लेकिन थंब रूल्स के पीछे भी कुछ कहानी होती है, कुछ रिसर्च होती है, राइट? बहुत सारे लोगों के लिए वो कॉमन अप्लाई कर सकता है. तो जो बजटिंग प्रिंसिपल्स है, इसमें एक प्रिंसिपल है कि 50% आप नीड्स के लिए रखिए, 30% वांट्स के लिए रखिए, 20% आप सेविंग्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए उसके लिए आप रखिए. अब वांट्स जो है आप जो मीट कर सकते हैं, इसमें वैकेशन आपका आ गया, एनिवर्सरी के लिए आपने ज्वेलरी गिफ्ट करनी है वो आ गई, बर्थडे गिफ्टिंग आ गया, कोई गैजेट अपग्रेड आप कर रहे हैं, रैंडम शॉपिंग जो भी कर रहे हैं. नीड्स में आपका कार इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, स्कूल फीस हो गई, ग्रोसरीज है, फूड डाइनिंग है, मतलब डाइनिंग फूड अभी नॉर्मल हो गया, वो नीडी हो गई है. तो पहले तो हम बचपन में बहुत कम जाते थे रेस्टोरेंट, लेकिन अभी वो नॉर्मल हो गया. सेविंग्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, इमरजेंसी फंड भी आपको रखना है, रिटायरमेंट के लिए भी आपको प्लान करना है. तो इन सब चीज़ों को हम
किस तरह से बेहतर कर सकते हैं ताकि हम हमारे एस्पिरेशंस भी मीट करें और हमारी जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है उसको भी मीट करें। बट क्या ये हर इंसान के लिए ऐसा ही होगा? यही रेशियो मेंटेन करना चाहिए? नहीं, जैसे मैंने कहा किसी के लिए अलग भी हो सकता है। आपके लिए शायद हो सकता है कि जो नीड्स है वो 20 है, वांट्स 20-30 है, सेविंग 60 है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर इसमें आपको पता ही नहीं है और आप अगर सिर्फ वांट्स को देखते हुए, जैसे आपने कहा कि देखा देखी लोग कर रहे हैं, जेलसी से भी लोग ले रहे हैं, अब आपने बैलेंस नहीं किया तीनों चीजों को, तो ऑब्वियसली आपके पर्सनल फाइनेंसेस गड़बड़ होने वाले हैं। कुछ समय में आपको स्ट्रेन आने ही वाला है। वो तो रेशियो अलग अलग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है, लेकिन ब्रॉड थिंग इज कि इन तीनों चीजों को किस तरह से हम बेहतर कर सकें। अब उसके लिए एक प्लेटफॉर्म जो राइट थिंग्स टू बी मेड इजी, तो उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। क्योंकि आमतौर पे क्या होगा कि आपको पता भी है लेकिन अब करें कैसे, क्या करना है पता है पर कैसे करें। अब इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न कमाना है लेकिन कैसे करें हमें पता ही नहीं है, कौन से फंड में डालना है। तो उसमें हम डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो इन्वेस्ट एडवाइजरी टीम है हमारी, जो उस पर रिसर्च करके बता रही है कि आपका जो टाइम होराइजन है, आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, आज की जो करंट मार्केट कंडीशंस है, उसके हिसाब से ये आपके लिए एक सही इंस्ट्रूमेंट है। मतलब हम सिर्फ एक स्मॉल कैप क्योंकि पिछले 1 साल में अच्छा किया वो हम आपको नहीं दे रहे, राइट। आपकी जो जरूरत है उसके हिसाब से हम आपको एक फंड दे रहे हैं, और ताकि आप रिटर्न्स भी बेटर बना सको, ऑप्टिमाइज कर सको, और साथ साथ में रिस्क भी मैनेज हो। प्लस जो वांट्स भी हैं, जैसे मैंने कहा इनहेरेंट वांट्स भी है, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ सिर्फ हम देखा देखी कर रहे हैं। तो जो इनहेरेंट वांट्स हैं, आमतौर पे अगर आप 1 लाख खर्चा करने वाले थे, अगर उसमें आपको 5-10 हज़ार का बेनिफिट मिल जाए तो क्यों ना मिले। तो वहां पे भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो आप दोनों चीजें करें, इसमें जो बचत हो रही है वो सेविंग भी बढ़ रही है आपकी। तो एस्पिरेशंस भी मीट करना है, ये भी करना है, क्योंकि ये तो नहीं कर सकते कि हाँ बस पैसे बचाते जाएं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, बस फिर वो कोई और उड़ाए, राइट। आपकी भी तो एस्पिरेशंस है, आपको भी वो मीट करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके फ्यूचर के लिए भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। पर ये हर इंसान के लिए अलग होगा, बिल्कुल। और उसकी जो करंट रिस्क प्रोफाइल है या करंट एज है या करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके बेसिस पे ये सब मैथ अप एंड डाउन होगा। हाँ, राइट। होगा। तो पर्सनल फाइनेंस वेरी पर्सनल। तो क्या आपका प्लेटफॉर्म ये करता है कि हर किसी को उसके बेसिस पे सजेस्ट करता है क्या करना चाहिए? तो वो हम फीचर्स ऐड कर रहे हैं अभी, जहाँ पे उनके जो स्पेंड से, खास करके जो अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम आएगा वो एडवाइजर्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उससे हमें जो डेटा है वो यूजर के कंसेंट से ऑफ कोर्स इजीली मिलेगा। क्योंकि आज की तारीख में बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है कि उन्होंने पैसा कहाँ डाला हुआ है, कौन से इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने कर रखे हैं, वो खर्चा कब कहाँ कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। तो जब ये डेटा मिलेगा हमें आसानी से अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम के थ्रू, तो हम उनको बता पाएंगे, गाइड कर पाएंगे अच्छे से। आज भी हम कलेक्ट करते हैं डेटा, ऐसा नहीं कि नहीं करते। तो आज जो हम कर रहे हैं उससे भी हम बताते हैं उन्हें, क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने बताया कि जो उनका टाइम होराइजन है वो सब हम फैक्टर करके ही उन्हें बता रहे हैं कि कहाँ आपको सही निवेश करना है। और जो डील्स भी हैं, कोई कंपल्शन नहीं है मल्टीपल पर, राइट। आपकी एस्पिरेशन है, आप मीट करना चाहते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके ट्रैवल कीजिए, लोन ले लीजिए मुझसे। मैं बोल रहा हूँ आपको तो ट्रैवल करना है, आप चाहते हैं, उसके लिए आपने पैसा बचाया है, अब उसको मैं और कैसे एनहांस करूँ। तो वहां पे मैं एक मेक माई ट्रिप की डील प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको 10-12% एक्स्ट्रा मिल रहा है, और ये बिना कैप के मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि 10% अप टू 2000, राइट। अगर आपने 2 लाख का ट्रैवल गोल बनाया है, आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो आप क्यों ना लें। अपन इस प्रोडक्ट पे और डीप में बात करेंगे, बट आई वांट टू फिनिश ऑल द रॉन्ग्स एंड देन स्टार्ट राइट्स। हाँ, तो रॉन्ग्स में जो हम इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे थे कि जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो सोल्यूशन अप्रोच से नहीं है, वो सिर्फ बेचने के अप्रोच से है। तो वो एक बहुत बड़ा रॉन्ग है जो चल रहा है इंडस्ट्री में। एंड ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इंडिया में, जैसे मैंने बताया, बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। अगर इसको हमें जो पूरे वेल्थ का 2% है, वहां से अगर 20% पे लेके जाना है, तो इंडस्ट्री हैज टू प्रोवाइड द राइट सॉल्यूशंस। क्योंकि अगर आज आपने स्मॉल कैप फंड ले लिया, 1 साल के बाद में अगर स्मॉल कैप 30% डाउन है, आप तो बोलोगे म्यूचुअल फंड तो सट्टा है, बाजार तो सट्टा है, चलो बाहर हो जाएंगे हम, हमेशा जिंदगी से इससे दूर रहेंगे जिंदगी भर। 2007-8 में वही हुआ। क्योंकि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा था, तो या तो लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स खरीदे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दिया। अच्छा, बेचना तो बहुत इजी है फंड उस समय, क्योंकि सबको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए।
लेकिन हुआ क्या, 1 साल बाद में सभी डाउन हो गए। वो जो 10 रुपए में म्यूचुअल फंड मिला था उसको 10 रुपए आने में 10 साल लग गए, है ना। तो वो तो फिर इंडस्ट्री को भी हार्म ही कर रहा है, क्योंकि फिर वो यूजर आपसे हमेशा के लिए दूर हो गया। तो सही सोल्यूशन देना बहुत जरूरी है। जहां तक इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है, ये मैं बोल रहा हूँ, जहां पर ऑब्वियसली ब्रांड्स तो चाहेंगे कि उनका प्रोडक्ट बिके, सर्विस बिके, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आज आरबीआई ने भी थोड़ा सा इसको टाइटन किया है। आपने भी देखा होगा, बीच में न्यूज आई थी, राइट, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स पे रिस्क वेट्स उन्होंने बढ़ा दिए, क्योंकि एट अ सिस्टम लेवल भी वो चीज़ सही नहीं है अगर एक्सेस कहीं पे हो रहा है। तो जब आप गोल्डमैन में थे, क्या आप पर्सनल लेवल पे अब जो रिसर्च करते हो स्टार्टअप के लिए, क्या रिसर्च करते हो? व्हाट आर द पॉइंटर्स दैट यू लुक फॉर, जो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता है या डिफिकल्ट होता है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन? क्योंकि अगर आप इतने बड़े लेवल पे 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख करोड़ वाली कंपनियों को जिनको इन्वेस्ट करना है, उनको अगर कुछ आप रिसर्च देते डेप्थ में, तो कुछ तो 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा देते होगे जो शायद किसी और के हाथ में नहीं आती। तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सारे इन्वेस्टर्स को होती थी। अब उनको हम अगर इन डेप्थ रिसर्च करेंगे तो ही कुछ वैल्यू ऐड हम कर पाएंगे। क्या डेप्थ में करते? एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रिफाइनिंग पे हमने रिसर्च की, ठीक है। अब रिफाइनिंग में जो डिमांड सप्लाई है, रिफाइनिंग कैपेसिटी अगर आ रही है तो दैट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट रिफाइनिंग मार्जिन्स, राइट, क्योंकि डिमांड अगर आ रही है प्रोडक्ट की, रिफाइंड प्रोडक्ट की, पेट्रोल की, डीजल की डिमांड बढ़ रही है, तो उससे एक पॉजिटिव असर होगा। लेकिन अगर साथ साथ में कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब वहां पे हम क्या करते थे कि हम देखते थे कि ये कैपेसिटी जो अनाउंस हुई है, ठीक है, अनाउंसमेंट तो हो गया, 2 साल बाद यूएई में एक कैपेसिटी आने वाली है, 3 साल बाद चाइना में आने वाली है, ये तो सबको पता है, पूरे मार्केट को पता है। लेकिन हम उसके बियॉन्ड जाएंगे, हम देखेंगे कि क्या वाकई में ये 3 साल में बन सकती है, ये कितने मिलियन टन की कैपेसिटी है, इतने मिलियन टन की कैपेसिटी क्या 3 साल में बन सकती है, अभी तक इस पर कितना काम हुआ है, ऑन द ग्राउंड क्या हुआ है, कहाँ पे प्रोग्रेस है, हर चीज हम देखेंगे। तो जब हमने ये स्टडी की थी, हमें रियलाइज हुआ कि सारा मार्केट सोच रहा है कि इतनी सारी कैपेसिटी आ रही है और इसकी वजह से मार्जिन्स पे बहुत ही नेगेटिव असर होगा। लेकिन जब हमने एक एक रिफाइनरी के बारे में, जब हमारी, क्योंकि ग्लोबल टीम थी गोल्डमैन में, वो एक एडवांटेज था मेरे पास कि मैं हर एक को रीच आउट कर सकता था, पूछ सकता था कि आपके रीजन में क्या हो रहा है, आप कंपनी से बात कीजिए, ऑन द ग्राउंड मार्केट में देखिए कि क्या हो रहा है। तो उससे जब पता चला कि वो कैपेसिटी जो 2 साल में एक्सपेक्टेड है वो एक्चुअल में आने वाली 5 साल में, तो उसका इम्पैक्ट तो 5 साल बाद आने वाला है, 2 साल बाद आ ही नहीं रहा है, राइट। तो ये एक एग्जांपल हो गया वहां पे कि हम इन डेप्थ एकदम उसमें जा रहे हैं। अब रहा यहाँ पे जो सवाल है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में आमतौर पे लोग सिर्फ पिछले 1 साल का रिटर्न देख रहे हैं। अब मैं तो वो नहीं कर सकता ना, मुझे तो पूरा देखना पड़ेगा कि पिछले 10-20 साल जो भी उनकी हिस्ट्री है उसमें कैसे फंड ने परफॉर्म किया है, उसके अलावा रिस्क पैरामीटर्स पे उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, क्योंकि रिटर्न तो जनरेट होना एक चीज है, रिस्क को कितना अच्छा उन्होंने मैनेज किया है, तो 10-15 हम रिस्क पैरामीटर्स भी देखते हैं। उसके अलावा पोर्टफोलियो क्या है, क्या पोर्टफोलियो में कोई शेडी कंपनीज हैं जिनका कुछ ठिकाना नहीं है, या वाकई में अच्छी क्वालिटी की कंपनीज है, क्या स्टाइल से ये मैनेज कर रहे हैं, किस वैल्यूएशन पे इन्होंने खरीदा है स्टॉक्स को। तो ये सभी चीजें हमें देखनी पड़ती है। फंड हाउस की फिलॉसफी क्या है, मैनेजर की फिलॉसफी क्या है, क्या वो उसी फिलॉसफी पे चल रहा है या कुछ और कर रहे हैं, बोल कुछ और रहा है, जो मैंडेट है उस पे जा रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं। तो सभी चीजों को हम ट्रैक करते हैं, रिसर्च करते हैं। एंड ये सब पब्लिक इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल होता है, क्योंकि पब्लिकली मैं दिखा तो कुछ भी सकता हूँ और अंडर द रैप्स में कुछ भी करूँ। नहीं, वही मैंने कहा, क्योंकि देखिए पब्लिक तो डेटा तो है, ऑफ कोर्स कुछ डेटा इजीली अवेलेबल नहीं होगा, हमें डेटाबेस प्रोवाइडर से डेटाबेस हमें लेना पड़ता है, जो शायद एक रिटेल इन्वेस्टर सब्सक्राइब ना कर रहे, बिकॉज देयर इज सम चार्ज टू इट। लेकिन पब्लिक डेटा है वो, ऐसा नहीं है कि पब्लिक नहीं है, बस उसके लिए कंपाइल्ड किया हुआ एक जगह पे अगर आपको चाहिए डेटाबेस आपको लेना है सब्सक्रिप्शन। और दूसरी चीज जो मैंने कहा, जो बिहेवियर वाला एस्पेक्ट है कि जो कोई कह रहा है वो कर रहा है कि नहीं, राइट, उसको तो आप जब फॉलो करोगे तभी आप पता कर पाओगे, और उतना समय किसके पास है। तो इसीलिए आप फिर रिलाय करते हो एक्सटर्नल एडवाइजर पे, एंड देन वो एडवाइजर का सही होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक चीज जो मुझे कुछ, जो जब मैं पहले क्लाइंट्स को भी एडवाइस कर रहा था, जो HNIs वगैरह को भी, और इवन जो करंट हमारे कुछ
जो यूजर्स हैं, जो जिन्होंने काफ़ी सारे गोल्स वगैरह प्लेटफॉर्म पे बनाए हैं, मेरा इंटरेक्शन हुआ है, एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई है कि जिसको पता चल जाता है, जिसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये एक फुल टाइम चीज़ है, इसको मैं पार्ट टाइम नहीं कर सकता, रादर देन दैट वो समय जो मैं व्यर्थ कर रहा हूँ 2-3 घंटे अपने 4 घंटे निकाल के वीकेंड के कि कौन से किस में इन्वेस्ट कर दूं या वीकडे में भी सुबह शाम के, उसकी जगह अगर वही 2-4 घंटे मैं अपने स्किल बिल्डिंग में लगाऊं जो मेरे करियर में काम आए, या अपने फैमिली के साथ समय दूं जिससे मेरा एक फैमिली एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, वो करना बेहतर है रादर देन दैट कि एक हाफ हार्टेड में कुछ रिसर्च अपनी करूं और फिर गलत इन्वेस्टमेंट कर दूं और फिर ढूंढूं कि अब क्या करना है। तो ये मुझे भी नहीं पता था, ये पर्सपेक्टिव मुझे इन लोगों से बात करके समझ में आया जब इन्होंने बताया कि हाँ ये चीज हमें लगता है कि बहुत सही है। लेकिन हाँ, एडवाइजर अच्छा ढूंढना इजी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया सिर्फ 1000 एडवाइजर्स है इंडिया में, 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादा, 1 लाख बैंक वाले तो और बहुत ज्यादा है, मिलियंस है। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत है। अब इस चीज को रेगुलेशंस भी बहुत टफ हो गए थे पिछले कुछ सालों में एडवाइजरी, लेकिन अभी एक कंसल्टेशन पेपर आया है सेबी का जिसमें उन्होंने कुछ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रपोजल्स प्रपोज किए हैं। अगर उनमें से कुछ चीजें होती है तो होपफुली बेटर हो जाएगा, ज्यादा एडवाइजर्स होंगे। सेबी की बात कर रहे थे, रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी अभी जो आई, हाइडेनबर्ग वाली, and you read, are you following that? हाँ बताइए। तो हाइडेनबर्ग की जो रिपोर्ट है कि सेबी की चेयरमैन इन्वॉल्व है इन अदानी की ऑफशोर कंपनीज में, डू यू बिलीव ऑल ऑफ दिस? हाँ, एक चीज हो सकती है कि डिस्क्लोजर्स वगैरह हैं, तो अगर सेबी को उन्होंने किए हैं डिस्क्लोजर्स, जो कि मुझे नहीं पता, राइट, क्योंकि मैं सेबी के अंदर नहीं हूँ, तो अगर उन्होंने डिस्क्लोजर्स वगैरह सही किए हैं तो ठीक है। लेकिन हाँ, एज ए जनरल पब्लिक परसेप्शन जो है वो थोड़ा सा लोगों का नेगेटिव बन जाता है जब वो न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि वो पूरी टोटलिटी में नहीं देखते उसको, वो सिर्फ देख रहे हैं, हेडलाइन देख रहे हैं। तो ऐसी जब हेडलाइंस आती हैं तो 2 पार्ट्स में यूजुअली पब्लिक परसेप्शन बन जाता है। एक पार्ट है कि हाइडेनबर्ग, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? हिंडनबर्ग, ओके। सो जो हिंडनबर्ग ने रिसर्च निकाली, एक मानते हैं लोग कि इंडिया में सब काम कुछ बड़े कॉर्पोरेटर्स हैं या कुछ बड़ी कंपनीज हैं, कुछ बड़े बिलियनर्स हैं, वो सब काम इलीगली या अलग अलग तरीके से करते हैं और अपनी प्राइसेस इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें भरोसा कम हो गया ऑन स्टॉक मार्केट, ऑन इंडिया, ऑन सर्टन कंपनीज। लेट्स से इन दिस केस अदानी के बारे में बात करी इन्होंने, राइट? सो दैट इज वन वे। मैं यही कहूंगा अदर केसेस और अदर साइड जो आप कमेंट्स देखते हो वो है कि यार ये बाहर की कुछ फोर्सेस हैं जो इंडिया को वीक करने की कोशिश कर रही हैं और कुछ ना कुछ ये लोग साथ में मिलके अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अदानी को अटैक कर रहे हैं, कल अंबानी को करेंगे, परसों बिरलास को करेंगे, आई डोंट नो फिर टाटास को करेंगे, बट किसी ना किसी को अटैक करते जाएंगे ताकि ये इंडिया की इकोनॉमी और स्टेबिलिटी वीक हो। जो पॉलिटिक्स है उसको बाहर रखते हैं, मार्केट जो है, अब देखिए ऐसे तो बहुत सारे इवेंट्स मार्केट में होते रहेंगे। हमें अगर बिगर पिक्चर देखना है तो आज हम 1991 में लिबरलाइजेशन जब हुआ, 92 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ, उससे आज हम कहाँ पर है मार्केट के टर्म्स में अगर देखें? क्या वेल्थ क्रिएशन नहीं हुई मार्केट के थ्रू? क्या सिर्फ 2-4 ही कंपनीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं? इंडिया में तो बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, 5000 से ज़्यादा है, ठीक है, बहुत सारी छोटी कंपनीज भी है, लेकिन 100 बड़ी कंपनियां भी तो है। बट टॉप 20% कंपनीज कंट्रोल्स 80% ऑफ द स्टॉक मार्केट वेल्थ। लेकिन ये तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, लेकिन पॉइंट मेरा जो है कि वेल्थ क्रिएशन इंडिया में हुआ है, आगे भी होगा। आज हमारी नॉमिनल जीडीपी जो ग्रोथ हुई है उसके इन सिंक वेल्थ क्रिएशन भी हुआ है, मार्केट्स के थ्रू भी हुआ है, मार्केट की इंटीग्रिटी बढ़ी भी है। जो 92 में होता था, क्योंकि मुझे एक चांस मिला था, एक ऑफिसर जो थे जिन्होंने काम किया था इस पे 92 स्कैम के बाद में, उनसे बातचीत करने का मौका मिला था। क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि उस समय जो था कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थे उस समय, क्योंकि इट वाज कंट्रोल्ड बाय जस्ट अ फ्यू ब्रोकर्स इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कुछ ब्रोकर्स थे, वो पूरा मार्केट कंट्रोल करते थे। काफी ज्यादा मैनिपुलेशन होता था, देयर वाज नो टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड, राइट? तो सब कुछ शेडी था थोड़ा, लेकिन और बहुत रेजिस्टेंस भी था जब ये टेक्नोलॉजी लेकर आए। एनएसई जब आया, एक्सचेंज विच वाज टोटली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, तो बहुत रेजिस्टेंस था शुरू में।
एंड दैट्स द रीजन कि आज एनएससी इतना बड़ा बन गया और बीएससी छोटा को है। समय लग गया। लेकिन हाँ, आज की तारीख में बीएससी ऑल्सो हैज कम अप, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को अपना लिया है, उन्होंने भी काफी सारे अपने चेंजेस कर लिए हैं, एंड नाउ दे आर ऑल्सो इक्वली गुड एज फार एज द टेक्निकल और टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इट इज कंसर्न। लेकिन उस समय बहुत रेजिस्टेंस था क्योंकि टेक्नोलॉजी वुड मेक थिंग्स मोर ट्रांसपेरेंट, राइट? तो आज डीमैट में आपके शेयर्स हैं, उस समय तो पता ही नहीं होता था, शेयर सर्टिफिकेट होते थे, उसमें कुछ भी होता था तो बहुत सारी चीजें इंप्रूव ही है। तो हमें अगर बिगर पिक्चर हम देखें तो 91 से लेके आज तक थिंग्स हैव ओनली बीन इंप्रूविंग। बट ऐसे इन मेजर कंट्रीज व्हिच कंट्री डू यू फील कि सबसे ज्यादा शेडी ये कंट्री और इनके मार्केट से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है? डू यू थिंक चाइना उनमें से एक कंट्री? देखिए, जो चाइना के केस में ऑब्वियसली ये हमेशा से रहा है, लेकिन और ये भी रहा है कि रिटर्न्स भी जो हैं कई बार मार्केट रिटर्न्स हैव नॉट बीन इन सिंक विद द जीडीपी ग्रोथ दैट हैपेंस। लेकिन अगेन एज आई सेड, देयर आर चाइनीज कंपनीज व्हिच हैव डन वेरी वेल इन द मार्केट्स। तो मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता, मैं क्योंकि बीइंग अ रिसर्च पर्सन आई वुड वांट कि मैं चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखूं, एक्सेस टू जनरलाइज ना करूं। मैं सिर्फ प्योरली एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे लाइक व्हाट यू हियर और व्हाट यू रीड इन अलग अलग न्यूज़पेपर्स में या छोटे छोटे आर्टिकल्स में आप पढ़ते हो। सो जापान, मतलब मैं एशियन कंट्रीज़ की बात ही कर रहा हूँ वैसे, तो जापान का नाम आता है कि इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हाई है वहाँ पे। आप बहुत क्लियर हो, भले आपके अब नॉर्मल रिटर्न्स नहीं बनेंगे बट यू नो दैट योर मनी इज सेफ, राइट? और ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे आपको दिखेगा क्या है, दूध का दूध पानी का पानी। चाइना में ट्रांसपेरेंसी की बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू ट्रैक कि यार जो एक्चुअल रिटर्न्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मार्केट पे वो वहीं पे जाके उनकी कंपनीज में भी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, वो कंपनी से बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है। बट हैव यू हर्ड ऑफ चाइनीज हसल? मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, सुना भी होगा तो। ओके, सो चाइनीज हसल एक डॉक्यूमेंट्री थी या मूवी थी या पेपर था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मैंने मूवी में देखा, विच वाज कि कुछ चाइना के लोग थे जो यूएस में कंपनीज खोलते थे, उनके उनके ऑफिसेस चाइना में होते थे। अब चाइना की कंट्री के अकॉर्डिंग बाहर की कंट्री सर्वे नहीं कर सकती, उनकी कंट्री में जाके इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकती बिकॉज आई थिंक दे डोंट अलाउ अदर कंट्रीज टू इंटरफेयर बिकॉज उनका नेशनल सिक्योरिटी का आता है, जो भी रीजन है उसकी वजह से, राइट? तो यूएस लिस्टेड कंपनीज जो चाइनीज बैकग्राउंड की और उनका ऑफिस चाइना में, वो दिखा रही है कि वो गेन होते जा रहे हैं और वो यूएस के मार्केट में बढ़ते जाते हैं, बहुत पैसे बढ़ाते जाते हैं एंड मल्टीफोल्ड होते जाती है इन कपल ऑफ ईयर्स। बट बैक ऑफिस अगर देखो तो वो पैसा सिर्फ घूमते जा रहा है, ऑफिसेस कुछ भी नहीं बढ़े। इट्स जस्ट अ स्मॉल ऑफिस जो कभी बढ़ा नहीं। देखिए, इसमें आई थिंक जेपी मॉर्गन वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड, बहुत सारे लोग वर इन्वॉल्व्ड एंड काफी बड़ी चीज थी। देखिए, जैसे मैंने कहा हर जगह ह्यूमंस हैं, तो कहीं ना कहीं बट हैव यू हर्ड दिस? होती है, यू नो दिस, राइट? मतलब देखिए, इंफॉर्मेशन एक्सेस हैज बीन डिफिकल्ट, वो तो पता है। उसमें इट्स कि वो क्लियरली बताते नहीं है कि कंपनी में हो क्या रहा है। सो आपको एक्चुअल पता नहीं है कि जो ये कंपनी स्टॉक मार्केट पे दिख रही है कि 1000 गुना बढ़ गई, 100 गुना बढ़ गई, 20 गुना बढ़ गई, वो रियलिटी में उनका ऑफिस उतना सही और कुछ भी बढ़ा नहीं, काम भी नहीं हो रहा है, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट पे इन्फ्लेट हो रही है। सभी कंपनीज के केस में वो नहीं होगा। या नॉट एवरी, जैसे भी सेट ऑफ कंपनी, हम भी जो ऑयल एंड गैस कंपनीज कवर कर रहे थे तो इन्फॉर्मेशन कम मिलती थी कंपैरेटिव, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलती थी। हाँ, अब कितना वो रिलायबल थी कि नहीं थी, जिस समय मैं कवर कर रहा था मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट जो कंपनीज हम कवर कर रहे थे फेयरली रिलायबल इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन हाँ, एट अ होल अगर देखें हम, हो सकता है कि ना हो। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है विच यू फील की सबसे ज्यादा गार्डेड इंडस्ट्रीज है, लाइक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, वर्सेस कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत स्ट्रांग है? देखिए, इन इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड, प्योरली बाय द नेचर ऑफ बिजनेस यू कैन टेल। देखिए, जो स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस होंगे वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जैसे क्या होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस? डिफेंस भी है, राइट? क्योंकि उसमें स्ट्रेटेजिक नेचर है एक, तो डिफिकल्ट होगा इंफॉर्मेशन आपको सभी मिलना। अच्छा, एंड ये सिर्फ नहीं कि गार्डेड है, कई बार होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इंफॉर्मेशन की। जैसे अभी फार्मा इंडस्ट्री है, उसको समझना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, राइट? क्योंकि वहाँ पे अनलेस आपको स्पेसिफिक चीज़ें पता है आप समझ नहीं पाओगे शायद। एफएमसीजी शायद समझना इजी होगा क्योंकि वो तो बहुत आसान है, कोलगेट भी यूज कर रहे हो या ब्रिटानिया का बिस्किट खा रहे हो तो बिस्किट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आसान है। बेसिक मतलब
कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स हैं आपको समझना इजी है। लेकिन हाँ, इसमें भी आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। बहुत बार मैंने देखा है कि फोकस लोगों का होता है सिर्फ स्टॉक पिकिंग पे, लेकिन मैटर क्या करता है, सिर्फ स्टॉक पिकिंग या फिर सिर्फ नॉइज पे फोकस होता है लोगों का कि चलो कुछ टिप मिल जाए, कुछ पता चल जाए, यहाँ से पता चल जाए, वहाँ से पता चल जाए क्या होने वाला है। लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा आप किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वैल्यूएशन पे कर रहे हो, किस तरह से आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो जो बना रहे हो, कितना वेटेज है हर एक इन्वेस्टमेंट का, ये सभी चीज़ें भी मैटर करती है। और स्टॉक पिकिंग भी जो आप कर रहे हो, तो उसमें बिजनेस को समझना एक चीज़ है, लेकिन उसके लिए आप प्राइस क्या पे कर रहे हो वो भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार आप बहुत अच्छे बिजनेस खरीद लेते हो, लेकिन आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राइस दे दी। जैसे 99-2000 में क्या हुआ था, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बहुत ही क्रेजीली बढ़ रहे थे। अच्छी अच्छी कंपनीज भी थी, कुछ डब्बा कंपनीज भी थी, क्योंकि जैसे आपने कहा ये सब जब चीज़ें होती है तो सभी लोग आ जाते हैं बहती गंगा में हाथ धोने, है ना। तो बहुत सारे कंपनीज, यूएस में एक pets.com भी कोई हुआ करती थी किसी ज़माने में, उस इंटरनेट बबल के ज़माने में। क्या करती थी पता नहीं लेकिन अपने इंडिया की बात करें तो इन्फोसिस और विप्रो वगैरह जो थे अच्छी कंपनीज थी, बाद में भी अच्छा किया इन्होंने, लेकिन उनकी जो स्टॉक वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा थी कि जिन लोगों ने उस समय उसमें इन्वेस्ट किया उनको अगले 7-8 साल लग गए वही प्राइस, जिन्होंने पीक पे इन्वेस्ट किया उनको वही प्राइस वापस मिलने में। क्या कंपनियां ग्रो नहीं कर रही थी उस समय? बिल्कुल कर रही थी, तेजी से कर रही थी, बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा था, कंपनियां डिविडेंड्स भी दे रही थी, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन पहले इतना ज़्यादा था तो उसको नॉर्मलाइज होने में समय लगा। और एक तो हो गया कि वैल्यूएशन उस कंपनी का, दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि उस 7-8 साल में क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज 40 गुना हो गई, बैंक्स 30-40 गुना हो गए। तो अब अगर आप इन्फोसिस लेके बैठे हैं, अच्छी कंपनी है, अगर आपने आज तक भी लेके रखी होती तो उस समय के पीक से भी आपने एक बहुत ज्यादा कमा लिया, मिड टीन रिटर्न्स बना लिया होगा, लेकिन वो 7-8 साल की अपॉर्चुनिटी तो आपकी पूरी चली गई। सो टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है कि इंफॉर्मेशन एक्सेस हो नहीं हो, ओवरऑल अगर कंट्री का स्टेबिलिटी एंड सेंटिमेंट स्ट्रांग है तो आप पैसे बना सकते हो। That's what you're trying to say? हाँ, देखिए, स्टेबिलिटी कंट्री की भी, इकोनॉमी की भी। आज जैसे इंडिया की भी हम इकोनॉमी देखें तो पैंडेमिक के बाद कई लोगों को लगा था कि शायद काफ़ी डिफिकल्टीज हम फेस करेंगे, लेकिन वी हैव मैनेज्ड फाइन, मैनेज ग्रेट। हाँ, मतलब तब से बढ़े ही जा रहे हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहा है, फिस्कल डेफिसिट भी मोर और लेस कंट्रोल में है, तो काफ़ी हद तक हमने चीज़ें सही की है एज अ कंट्री। एंड अगेन एज आई सेड, 1991 से लेके आज तक बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई है। जिसने 80s देखा है, जिसने 90s देखा है, उसको पता है क्या चेंज हुआ है कंट्री में, राइट? आसानी कितनी हो गई है, ईज ऑफ लिविंग हो गई है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट्स में एग्जैक्टली मुझे ध्यान में नहीं है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप पूछ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द राइज इन स्टॉक प्राइजेस, rising stock prices, and in terms of money making opportunity, where do you see the biggest opportunity? Definitely, as I said, क्योंकि मैं इंडिया के बाहर इसलिए फोकस नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लगता है अगले 20 साल में पैसा यही बनना है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। तो अभी rising economy जो 92 से 2017 में हमने इंडियंस ने मिस किया, वो हमें इस बार मिस नहीं करना चाहिए, और नहीं कर रहे हम, राइट? क्योंकि आज सभी SIP में आ रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक बड़ी जो पॉजिटिव चीज इससे हुई है, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले क्या होता था, आप पीक पे आ गए अंदर मार्केट में, 92 में आप पीक पे आ गए, फिर मार्केट क्रैश हो गया 50%, आपको लगा ये तो सट्टा है। 2007 में आप पीक पे आ गए, आपको लगा अरे ये तो मेरे को किसी ने ऐसे ही चिपका दिया प्रोडक्ट। लेकिन अब जब आप SIP कर रहे हैं तो आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एवरेज आउट हो रहा है, राइट? आपको एकदम से वो झटका नहीं लग रहा कि आप पीक पे आए और फिर क्रैश आ गया। धीरे धीरे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो लोगों को वो चीज़ मेरे ख्याल से समझ में आ रही है। इसीलिए हमारे फ्लोज जो है हर महीने दर महीने बढ़ते जा रहे हैं SIP में, क्योंकि ये चीज़ लोगों को अब समझ में आ गई है कि हाँ, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम कर रहे हैं। पीक पे नहीं है, मार्केट पीक पे है लेकिन अगर आपने पिछले 6-7 साल में पैसा बनाया है या 3-4 साल में SIP करते हुए पैसा बनाया है, तो अगर मार्केट करेक्शन आता भी है, राइट, तो आपको वो उतना झटका नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी कैपिटल आपको नीचे होते हुए नहीं दिखेगी, आपका रिटर्न कम होते हुए दिखेगा। पहले क्या होता था कि आपकी कैपिटल ही आपको दिख रही आधी हो गई, 6 महीने में आपका 100 रुपया 50 हो गए। So do you feel
कि अभी वापस इतना करेक्शन आएगा? देखिए मार्केट को प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता है. व्हाट इज योर गट फीलिंग? हाँ, एज अ हॉबी प्रेडिक्शन अगर मैं हाँ. बोलूँ तो करेक्शन आएगा, लेकिन मैसिव क्रैश आता हुआ मुझे अभी कोई ऐसे संकेत मुझे दिख नहीं रहा. नहीं दिख रहा. नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा. 10-20-30% इज मैक्स. हाँ 10-15% हो सकता है शायद. एंड इन योर करियर इतने साल में, आपने 15-20 साल में सबसे ज्यादा पैसे कहाँ बनते हुए देखे? विद सेक्टर यू हैव सीन? ओवर एंड ओवर बनते ही हैं पैसे, लोगों ने काफी बनाए. और सबसे ज्यादा दुबई के सेक्टर में. लेट्स मेक इट फन. नहीं अगेन आई थिंक नो, बेस्ड ऑन व्हाट यू इसमें- नोटिस, राइट? बहुत हाँ. लोगों ने कुछ नोटिस किया होगा, बहुत लोगों ने. नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा देखिए साइकिल्स आती है. अब मैं बोल दूं आपको पिछले 7 साल में इसने अच्छा किया है, उससे जैसे अभी 2000 से 2007 मैंने बताया आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया, बैंक्स ने बहुत अच्छा किया. लेकिन उसके बाद जो डिकेड था 2010 से 20 वाला, वो इन सब के लिए बहुत ही पेनफुल डिकेड था, राइट? अब इसलिए जो पहले जिसने बनाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे क्या बनाएगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि पिछले 7 साल में किसी चीज ने अच्छा किया. .com बबल बस्ट के पहले टेक्नोलॉजी स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे थे, इन्फोसिस का IPO आया, वहां से वो 7 साल में कहाँ पहुंच गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ अगले 7 साल. तो बिना पूरे कॉन्टेक्स्ट के अगर कोई चीज बोली जाए तो वो सही नहीं है. लेट्स मेक इट इजियर फॉर यू. आई विल शेयर माइन, यू शेयर योर्स. बिगेस्ट सेक्टर जहां पे आपने सबसे ज्यादा पैसा गवाया है आपने पर्सनली, मे बी आउट ऑफ मिस्टेक, मे बी आउट ऑफ टाइमिंग, मे बी व्हाटएवर इट कैन बी, और इट कैन जस्ट बी कि यार ठीक है उस टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो तो पॉजिटिव था, 10 में से 9 चीजें पॉजिटिव थी, एक गिर गया. लाइक फॉर मी दैट वाज रिन्यूएबल एनर्जी. हाँ. मतलब मेरा काफी पैसा, लाइक आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. मतलब आज मैं देखता हूँ तो इट वाज वेरी स्मॉल मनी, बट उस टाइम के लिए मैं बहुत, मेरे लिए वो बहुत पैसा था. राइट. दैट वाज रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत जल्दी मैंने लगा दिया. दिस इज सुज़लॉन एनर्जी व्हिच आई इन्वेस्टेड लाइक अ व्हाइल अगो, एंड मैंने शायद उसके पीक पे इन्वेस्ट किया था, एंड उसके साथ और 1-2 चीजों पे राइट. एनर्जी सेक्टर में आई पुट इन, राइट. एंड आई एंड अप लूजिंग. देखिए सेक्टर तो नहीं है, लेकिन एक स्टॉक है जिसमें थोड़ा मुझे लॉस हुआ था, जो मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा पिंच हुआ. कौन सा था? यस बैंक था. ओके. तो वो एक मिस्टेक हुई थी. उसके रीजंस बहुत सारे थे, उसमें मैं अभी डेल्व नहीं करना चाहूंगा कि क्यों हुआ, पर उसके अलावा ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कुछ पैसा खोया मैंने. तो आमतौर पे आमतौर पे यू आर वेरी कैलकुलेटेड एंड हाँ, मतलब टच ठीक ही रहा है अभी तक बाकी. गुड स्टफ. एंड क्योंकि मैंने जैसे कहा कि यस बैंक से एक चीज मैंने ये भी सीखी कि बिहेवियर जो है, क्योंकि उस समय फंडामेंटली मुझे समझ में आ रहा था कि चीजें सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहेवियर वाला रोल आ गया था. एंड वो बिहेवियर क्यों था उस सब कारण में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक बिहेवियर वाला एंगल आ गया था. तो उसके बाद उस चीज पे मेरा फोकस और ज्यादा बढ़ गया कि बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग में, रादर देन सिर्फ नॉलेज होना. एंड सबसे ज्यादा पैसे कहाँ बने विद सेक्टर या कुछ स्टॉक में आपने कमाया था? सबसे ज्यादा कंज्यूमर कंपनीज है. जैसे अगेन आई डोंट वांट टू टेक नेम्स. व्हाई नॉट, यू कैन टॉक अबाउट योर बिगेस्ट विंस ना, कभी तो बनाया होगा. तो देखिए इसमें स्टोरी मैं बता सकता हूँ आपको कि कैसे हुआ था. टेल मी. तो जब मेरा बेटा 2.5 साल का था, तो उसको मैंने एक दिन बर्बन बिस्किट दिया खाने के लिए. अब उसके पहले तक वो कभी कुछ बोलता नहीं था, जो हम देते थे वही खाता था. अब अगले दिन फॉर द फर्स्ट टाइम ही सेड कि मेरे को ये चाहिए. तो मैंने बोला ये तो एक दिन में इसने टेस्ट एक्वायर कर लिया, मैं तो 30 साल से बर्बन खा रहा हूँ. मैं बैक हिस्ट्री में चला गया कि हाँ मैं तो खा रहा हूँ, मैं बचपन से खा रहा हूँ, वही टेस्ट एक्वायर कर लिया. इट मे नॉट बी द बेस्ट बिस्किट इन द वर्ल्ड, लेकिन बचपन से खा रहा हूँ, वो टेस्ट एक्वायर कर लिया, मैं आज तक खा रहा हूँ. वहां से बस इंटरेस्ट मेरा जगा, तो मैं रिसर्च करने लगा फर्दर ब्रिटानिया पे. फिर ब्रिटानिया पे मैंने रिसर्च की. उनकी होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी BBTC करके. तो उस समय वो काफी डिस्काउंट पे ज्यादा ट्रेड कर रही थी, तो मैंने खरीद लिया था उस समय. उसके बाद कुछ 1.5-2 साल में वो 5 गुना हो गई. नाइस. तो वैसा है, बट हाँ ठीक है. अगेन आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सभी चीजें देखनी चाहिए. टेल मी, मल्टीपल क्या करता है? तो मल्टीपल इज अ स्पेंड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म which helps
पीपल टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करवाते हैं उनके नीड्स, वांट्स, सेविंग्स सभी के लिए। कैसे करवाते हैं? स्पेंड वेस्टिंग क्या होता है? स्पेंड वेस्टिंग इज इन्वेस्ट टू स्पेंड, तो ये टर्म हमने कॉइन किया है। इन्वेस्ट टू स्पेंड, हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले भी इस चार्ट में कि लोग आज की तारीख में जो कर रहे हैं वो सिर्फ या तो बैंक में पैसा रख रहे हैं या फिर क्रेडिट ले रहे हैं। तो उसको और एफिशिएंटली कैसे किया जा सकता है? तो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू किया जा सकता है। ऑफ कोर्स सही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मॉल कैप में डाल दिया। जहाँ पे डेट फंड सही है वो वहाँ पे डेट फंड होगा, जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड सही है वहाँ पे इक्विटी फंड होगा। वो हमारी जिम्मेदारी है बताना बेस्ड ऑन जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। तो ये जो और किस तरह से कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। अब सभी चीज़ तो आप प्लान नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें आप प्लान कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको समर में ट्रैवल करना है, जो शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, स्कूल चल रही हैं, वही समय मिलता है 2 महीने का विंडो, तो उसके लिए आपने एक ट्रैवल प्लान बनाया। उसमें हमने आपको एडवाइस किया कि कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अभी के कंडीशंस के हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। प्लस जो ब्रांड्स हैं हमारे साथ, पार्टनर्स हैं, मेक माई ट्रिप है, इज माई ट्रिप है, उनसे आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब जब आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, SIP शुरू हुई, हर महीने जा रही है, उसके बाद में एट द एंड ऑफ द पीरियड जब आपका गोल कंप्लीट हुआ तो आपको ये रिटर्न तो मिल ही रहा है। अब रिटर्न कितना हो सकता है ये तो जैसे मैंने बताया सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कभी 7% भी होगा, क्योंकि सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स इस तरह से हम प्रायोरिटाइज करेंगे, राइट। तो आज वैल्यूएशन जब रिच है तो आज मैं 6 महीने के गोल के लिए डेट फंड दूंगा आपको, या 1 साल के गोल के लिए भी डेट फंड दूंगा। लेकिन जब वैल्यूएशंस रीजनेबल थे 2-3 साल पहले, उस समय हमने 1 साल के गोल के लिए हाइब्रिड फंड भी दिया होगा, मतलब नॉट 100% हाइब्रिड, लेकिन कुछ एक हाइब्रिड फंड, एक डेट फंड दे दिया। इफेक्टिव आपका 15-20% इक्विटी एक्सपोजर है। लोगों का उन स्कीम्स में रिटर्न उस समय 16-18% रिटर्न बना लोगों का स्कीम्स में, आज 7-8% डेट फंड में बनेगा। तो रिटर्न आपका वुड रेंज बिटवीन these percentages. तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग मनी इन द बैंक, आपको 3% की जगह बेहतर रिटर्न मिल रहा है, सेफ्टी, लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए। प्लस जब आपका गोल कंप्लीट हो रहा है तो उस समय आपको ऑफर मिल रहा है विदाउट एनी कैप, राइट। किससे ऑफर मिल रहा है? ब्रांड पार्टनर से। जैसे अगर आपने अभी 2 लाख रुपए का मालदीव्स जाने का गोल बनाया, आपको 20,000 रुपये 10% आपको मिल रहा है होटल्स पे, हॉलीडे पैकेज पे होटल्स आप बुक करें उस पर 12% मिल रहा है, 24,000 रुपये आपको मिल रहे हैं डिस्काउंट। तो ये सिर्फ ट्रैवल के लिए है कि और भी कहीं? नहीं, मैं खुद यूज करता हूँ मेरे बेटे के लिए, डेकाथलॉन के लिए। ओके। तो क्योंकि वो फुटबॉल खेलता है तो कुछ ना कुछ उसे चाहिए होता है, कभी जूते, कभी फुटबॉल, कभी कुछ और। कैसे बनाते हो? मतलब सो इट्स यू आर टेलिंग मी कि मैं आज अगर मुझे ट्रैवल करना है, तो मैं ऑब्वियसली ट्रैवल ऐसा एक एक्सपेंस है जो मैं मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं करते कि चलो आज करना है तो कल ही उड़ के चल लिए, राइट। यूजुअली लोग 6 महीने साल भर प्लान करते हैं अगर बड़ा ट्रैवल हो। लोगों को पता होता है कि मैं आने वाले एटलीस्ट 6 मंथ्स का तो रहता है अगर इंटरनेशनल ट्रिप हो, राइट। तो आप बोल रहे हो कि इंस्टेड ऑफ मी वेटिंग कि जब वो दिसंबर आएगा मैं तभी लेके पैसे निकल जाऊं, मैं आज से हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करने लग जाऊं उस पर्टिकुलर गोल के लिए, राइट। तो अगर नेक्स्ट ईयर मुझे जुलाई में मेरे बर्थडे पे अगर ट्रिप लेनी है, तो मैं उसके लिए आज से प्लान करूं कि यार अगले साल मुझे हो सकता है 3 लाख रुपए खर्चा करना पड़े मुझे, क्योंकि बिल्कुल लेट्स से आई डोंट नो ब्राजील जाना है एग्जाम्पल, तो 3 लाख रुपए मुझे सेव करने पड़ेंगे। और मैं वो आपको बता दूं कि ये ट्रैवल के लिए कर रहा हूँ, तो क्या मुझे इसी टाइम पे चूज करना पड़ेगा मेरा ट्रैवल पार्टनर भी? आप टैग कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मल्टीपल फ्रीडम के बारे में है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिले और आपकी स्पेंडिंग में भी आपके पास चॉइस रहे। मैं आपको ट्रैप में नहीं फंसा रहा हूँ कि चलो आपके पास इतने पॉइंट है अब आपको इसको इसके लिए ही यूज करना है, वैसा नहीं है। उस आप पार्टनर को टैग कीजिए, आप इंटरेस्ट एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ कल को और अच्छा ऑफर आए तो हम आपको पार्टनर ही बता दें। हाँ, तो पार्टनर को हम डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहे आपका, ओके,
लेकिन हाँ, अगर हम बोलेंगे कि 30 लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है मालदीव्स में, आप कुछ अच्छा ऑफर दे सकते तो विच इज एंड ये किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता हूँ? एक ट्रैवल पे मैं पैसे बचा सकता हूँ यूज़ हैं। ट्रैवल करके। है, शॉपिंग मैंने जैसे बताया, तो शॉपिंग में अगेन हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स के ऑफर्स हैं। डिकैथलॉन है, लाइफस्टाइल है, वेस्ट साइड है, अमेजोन है। अमेजोन में आपको 4% मिल रहा है, वेस्ट साइड में 9% मिल रहा है, शॉपिंग यूजुअली नाइका में 6-7% मिल रहा है। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं। शॉपिंग यूजुअली बहुत प्लान नहीं होती, मतलब एटलीस्ट इन माय एज फॉर माय पीपल। बिल्कुल नहीं, सिर्फ शॉपिंग नहीं, बहुत सारी चीजें जो प्लान हो सकती है वो भी लोग प्लान नहीं करते और ये चीज हमें रियलाइज हुई और इसीलिए हमने एक एडिशन किया, ओपन स्पेंड इन्वेस्टिंग गोल। क्योंकि कई लोग सेव करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सभी लोग क्रेडिट लेके तो नहीं जा रहे हैं। आज जो खर्चा इंडिया के लोग कर रहे हैं सभी चीजों पे, नीड्स पे भी, वांट्स पे भी, उसमें से 10% क्रेडिट कार्ड से हो रहा है, 90% तो अभी भी बिना क्रेडिट कार्ड के हो रहा है। तो सेव तो कर रहे हैं लोग, पर वो पैसा कहाँ रख रहे हैं? बैंक में पड़ा है, राइट? तो गोल्स हैं लोगों के, कुछ ना कुछ सेव भी कर रहे हैं। अपोर्शन नहीं किया होगा कि हाँ मेरे को इसको ट्रैवल के लिए करना है, वैसा नहीं किया होगा, लेकिन सेव कर रहे हैं। तो क्यों ना वो सेविंग आप मल्टीपल पे करो, हमारे ओपन स्पेंड इन्वेस्टिंग गोल में करो, तो आपको बैंक से बेहतर रिटर्न मिल रहा है और साथ साथ में आपको ब्रांड बेनिफिट भी मिल रहा है जब आप यूज करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये ओपन स्पेंड इन्वेस्टिंग गोल में क्या है? क्या आपको कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में करना है? नहीं, आप किसी भी कैटेगरी के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रैवल के लिए भी कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए भी कर सकते हैं, गैजेट के लिए भी कर सकते हैं। तो जब आपको उस समय जब खर्चा करना है तो आप उसमें डिप कर लीजिए इंस्टेड ऑफ सेविंग्स अकाउंट, और प्लस ब्रांड बेनिफिट भी ले लीजिए जो उस समय अवेलेबल है। तो ये चीज हमें रियलाइज हुई कि बहुत से लोग प्लान नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते फॉर वेरियस रीजंस। तो उसके लिए कि चलो कम से कम आप सेविंग तो बेहतर करो और उसके बाद जब जरूरत हो तब ब्रांड ऑफर भी ले लो। गॉट इट। और सबसे ज्यादा अभी आपके प्लेटफॉर्म पे लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं? सो ट्रैवल, शॉपिंग, गैजेट्स, ज्वेलरी, ये 4 हैं। इंश्योरेंस के लिए भी लोग करते हैं सेव, बट कोई उसकी फिक्स डेट होती है, इन सब के लिए नहीं होता। गोल्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हम देख रहे हैं इन 4-5 कैटेगरीज में लोग ट्रैवल इज, क्योंकि बहुत इंस्टेंट भी है, मतलब नॉट लाइक इंस्टेंट नहीं बोलूंगा, बट वेरी शॉर्ट टर्म। हाँ, मतलब 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। शॉपिंग के गोल और थोड़े शॉर्ट टर्म होते हैं, 3-4 महीने के ही होते हैं। अभी जैसे दिवाली आ रही है तो कई लोगों ने दिवाली के लिए, फेस्टिवल के लिए अपनी शॉपिंग के लिए सेविंग कर रखी है। So travel and shopping are the major ones. ट्रैवल एंड शॉपिंग, and ज्वेलरी भी है, क्योंकि ज्वेलरी भी लोग लेना चाहते हैं। और ज्वेलरी में तो वो बिहेवियर पहले से है भी, कई सारे ज्वेलर्स वो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप 10 महीने तक सेव करो, फिर 11वें महीने में आपको एक ज्वेलरी लेनी है तो 10 महीने के इंस्टॉलमेंट पे करके 11 महीने के इंस्टॉलमेंट के बराबर आप ले लो। तो ये सब चीजें, स्कीम्स पहले से चल रही है ज्वेलरी सेक्टर में। ओके, मैं जब पैडी से बात कर रहा था लास्ट टाइम, हाँ, उन्होंने बोला क्रेडिट कार्ड भी इज समथिंग जो गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। हाँ, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लाइक आई लव क्रेडिट कार्ड्स, देखिए मेरे को बहुत पसंद है पर्सनली, आई लव इट। हाँ, तो आप बताइए आप क्यों लव करते हैं, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, मतलब मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ, अगर आप उसे ढंग से मैनेज करो, एंड स्पेशली अब जो सारी एप्स वगैरह आ गई है जो आपको इंटरप्ट करूंगा मैं, आपने कहा ढंग से मैनेज करो, राइट? ढंग से बिल सही पे टाइम पे भरो और अपना जितने क्रेडिट लिमिट है उसका आधा ही खर्चा करो तो बढ़िया है। तो राज, आप और मैं और हमारे जैसे कई लोग शायद आउटलायर्स होंगे जो डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए। मैक्सिमम लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये जो ढंग से आपने कहा ना, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेटिव वर्ड है इस पूरे इसमें। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए अच्छा है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। ऑफ कोर्स आज तो बहुत ज्यादा और भी कन्वीनियंस है, डेबिट कार्ड भी है, यूपीआई भी है। तो कन्वीनियंस का जो प्रॉब्लम एक ओरिजिनली क्रेडिट कार्ड सॉल्व कर रहा था, वो कई और तरीके से भी हो रहा है। तो फिर भी क्यों लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं? फिर भी आप क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? आप बताइए क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? रिवॉर्ड्स के लिए, एग्जैक्टली, राइट? क्योंकि पॉइंट्स बनते हैं, रिवॉर्ड्स बनते हैं, कुछ तो एंड में कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाता है उससे, राइट? तो जो रिवॉर्ड्स हैं उसके लिए लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब वही मैं बता रहा था कि वो रिवॉर्ड्स क्या आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं या आपको एक ट्रैप में ले जा रहे हैं, कि वो जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसको मुझे यूज करना है क्या? उसके वजह से मैं एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा हूँ? मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, जो कि मैं कह रहा हूँ कि मैं हाईली डिसिप्लिन हूँ। मैंने भी किया ये चीज, राइट? कि रिवॉर्ड पॉइंट्स थे जो मुझे क्रेडिट कार्ड से मिले थे, तो 10,000 की जगह मैंने 25,000 का होटल बुक कर लिया। ठीक है, 25,000 वाला मुझे 12.5 में मिला, बट तो भी 2,000 एक्स्ट्रा मिला, तो भी 2,500 तो मैंने एक्स्ट्रा स्पेंड किए,
राइट। अच्छा, अब 12,500 स्पेंड करके मैं उस होटल में जब जा रहा हूँ 25,000 वाले में, खाना तो खाऊंगा वहां पे, कुछ तो एक्स्ट्रा स्पेंड करूंगा, कुछ तो एक्स्ट्रा चीजें वहां पे करूंगा। तो अब सर जब मुंडवाना है तो पूरा मुंडवाएंगे ना, आधा थोड़ी करेंगे। तो 2,500 का 5,000 हो गया। तो बिल्कुल, तो ये प्लस क्या है कि देखिए, जब आप कैश में वापस लेते हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट तो आपको मिलता है 25 पैसा, लेकिन अगर आप वही किसी और स्पेंड के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको 1 रुपया मिल रहा है। हाँ। अब वो स्पेंड आपको करना था तो अच्छी बात है, जैसे मैंने कहा कि इनहेरेंट वांट्स भी होती हैं, लेकिन क्या उसकी वजह से आप ज्यादा कर रहे हैं? अब ये सब चीजें क्या साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली होती है, ठीक है। जब तक आप डीपली सोचोगे नहीं, आप शायद रियलाइज भी नहीं करोगे कि शायद आप ज्यादा कर रहे हो। क्या शायद मैं एक वीकेंड ट्रिप पे जाने वाला था, उसकी जगह क्योंकि मेरे पास रिवॉर्ड पॉइंट है तो मैंने 2 तो नहीं कर ली। अभी एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अभी कार्ड है, एंड ये कैसे नेक्स्ट जनरेशन में भी इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। अब जब हम छोटे थे तो कुछ चीजें अगर लेनी है, स्पेशली अगर इम्पल्सिव बाय है, राइट, तो पेरेंट्स बोल सकते थे कि चलो अभी मंथ एंड पे हम देखेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं है, कैश वगैरह नहीं है। अब हमारे बच्चों को तो पता है कार्ड है, ठीक है, वो बोलेगा अभी चलना है, अभी ये लेना है। अब मुझे पता है वो इम्पल्सिव बाय है, ठीक है, लेकिन मैं उसको वो सब रीजन नहीं दे सकता, फाइनेंशियल रीजन तो बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता है कार्ड से हो जाएगा। उसको पता है कार्ड से हो जाएगा। मैं उसको बोलूंगा कि नहीं, मैं ठीक है आऊंगा, बाद में आऊंगा, करूंगा, ये बोला नहीं ठीक है, मैं मम्मी के साथ चले जाता हूँ, मम्मी के पास भी कार्ड है। तो वो इम्पल्सिव परचेजेस जो हैं वो डेफिनेटली बहुत से लोग करते हैं, बाद में रिग्रेट भी करते हैं। और ये हमारे यूजर्स ने भी हमें बताया है, कुछ यूजर्स ने जो इम्पल्सिवली पहले स्पेंड कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जब हम इस तरीके से करने लग गए सेविंग करके, तो कई सारे हमारे जो इम्पल्सिवली हम पहले करते थे चीजें वो कम हो गई है। सो डेफिनेटली एक ड्रॉबैक ये है कि कभी कभार क्योंकि आपके पास कार्ड है और आपको पता है कि लिमिट है और आपको खर्चा नहीं करना है, तो वाला चलो देख लेंगे। हाँ, तो देख लेंगे वाला एटीट्यूड की वजह से आप कार्ड देते हो कि अगर कैश नहीं है, आपके जेब में पैसे नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो भी आप कर देते हो कि भाई अगले महीने तो आई जाएगी। तो ये जो मैं 2 आपको इश्यूज बता रहा हूँ, यही है। एक तरफ है हमारे ये खतरों के खिलाड़ी जो कहते हैं देख लेंगे जो होगा बाद में, राइट, निंग वाला हो गया। दूसरा है कि इम्पल्सिव परचेजेस वाला हो गया। तीसरा है कि आप जब रिवॉल्वर बन जाते हो कोई भी कारण से, तो इंटरेस्ट पेमेंट आप बहुत हाई कर रहे हो। हाँ, मिस पेमेंट्स भी कभी कभी होते हैं। अब जैसे मेरे साथ भी हुआ, एक बार पेमेंट मिस हो गया, तो अब जो मिस पेमेंट चार्जेस लगा कि जो बेनिफिट मिलना था फ्री क्रेडिट पीरियड से, सब खत्म हो गया। पूरे साल का फ्री क्रेडिट पीरियड का बेनिफिट तो एक साथ चला गया। अब उसका भी कुछ लोग बोलेंगे सोल्यूशन है ऑटो डेबिट आप लगा दो। अब ऑटो डेबिट में एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि फ्रॉड हो गया मेरे कार्ड पे। किसी ने पेमेंट कभी कैसे क्लोन किया, क्या किया भगवान जाने, और आपके ऑटो डेबिट में चला गया वो। अब फिर मुझे बैंक से झगड़ना पड़ा। ठीक है, मतलब हर चीज के दोनों पहलू होते हैं। तो जैसे मैंने कहा, पेमेंट के लिए आप मल्टीपल पे भी क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। आप सेविंग कीजिए, बेनिफिट लीजिए, बेटर डिस्काउंट लीजिए, फिर जब पेमेंट करना है ब्रांड से परचेज के लिए, उस समय आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लीजिए एज अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो जो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि कैसे ये बेटर कैसे है, गणित क्या है इसमें जो है कि क्रेडिट कार्ड में जो लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि क्रेडिट कार्ड का पैसा कहाँ से दे रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं, उसमें आपको 4% मिल रहा है। आप मल्टीपल में मैंने जो एज ए इलस्ट्रेशन लिया है 8% लिया है। जैसे मैंने बताया, रेंज अलग अलग स्कीम्स के हिसाब से जो भी एलोकेशन है उसके हिसाब से स्कीम्स का जो परफॉर्मेंस है वो कम ज्यादा होता है, लेकिन एक रीजनेबल अगर हम इलस्ट्रेशन के लिए ले रहे हैं। अब पीरियड है वो 10 महीने का है। अब क्रेडिट कार्ड में भी आपको ऑफर मिल रहा है, राइट। जैसे मैंने बताया, आप हॉलीडे ले रहे हैं कश्मीर की 1 लाख की, आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है वो प्रेजेंट किया जा रहा हो कि आपको 15% मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में 5,000 रुपए मिल रहे हैं, 5,000-7,000 रुपए पे कैपिंग आ जाती है। ठीक है, अभी अगर आप सुपर प्रीमियम कार्ड्स की बात करें जो शायद आपके पास होगा, तो वो थोड़ा सा एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो कार्ड्स हैं क्रेडिट कार्ड्स, उसमें ये दिस विल होल्ड ट्रू। अब मैं फ्री क्रेडिट पीरियड भी 50 दिन का ले रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 50 दिन नहीं होगा, राइट। हो सकता है आपने वो परचेज 5 दिन पहले भी किया हो आपके बिल साइकिल के, पर मैं 50 दिन का ले रहा हूँ, तो जो मेरा रिटर्न बन के आ रहा है वो 23% आ रहा है। अब मल्टीपल में जैसे मैंने आपको बताया, सेम हॉलीडे आप 1 लाख रुपए आप
को करने हैं, आपने जमा किए 10 महीने तक, आपको एक सर्टेन रिटर्न मिला, उसके अलावा ब्रांड से आपको 12% मिल रहा है डिस्काउंट स्ट्रेट अवे विदाउट एनी कैपिंग, एनुअलाइज जो आपका रिटर्न बन रहा है वो 40% बन रहा है। तो ये सिर्फ ट्रैवल के लिए ट्रू है ना, हर स्पेंड के लिए थोड़ी होगा? अलग अलग नहीं, हर स्पेंड में ये हमने कैलकुलेशंस करके देखे हैं, यहाँ पे मैं लाया एक एग्जांपल हूँ। हर में कैटेगरी में कहीं पे कम बेनिफिट होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, लेकिन मल्टीपल विल ट्रम्प दैट बिकॉज ऑफ द 2 रीजंस जो मैंने बताया आपको, कि एक तो सेविंग्स की जगह आप उसको बेटर इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। दूसरा जो ऑफर भी मिल रहा है मल्टीपल में, एक तो आपके पास कंपल्शन नहीं है, दूसरा जो ऑफर मिल रहा है वो ऑफर अच्छा है इसीलिए लोग ले रहे हैं, राइट। आज हम तो फोर्स नहीं कर रहे किसी को, लेकिन फिर भी लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऑफर अच्छा मिल रहा है उन्हें। तो जब आप दोनों बेनिफिट को ऐड कर दो, जो रिटर्न प्लस जो ब्रांड बेनिफिट है, तो देन इट वर्क्स आउट मॉनेटरीली also better for you, apart from the psychological aspects of not falling in a instant gratification trap or impulsive buying trap। वो तो एक psychological aspect है which of course एक impact उसका आपके finances पे भी होगा ही eventually। So मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट, अगर मैं मल्टीपल पे आता हूँ तो मेरे लिए बेनिफिट इज गोना बी कि ओके, जो मैं मेरा अगर मैं हर महीने 100 रुपये कमाता हूँ और 100 रुपये में 70 रुपये अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो 70 रुपये किस तरीके से इन्वेस्ट हो रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं, और वो अगर मेरा कोई गोल बनता है कभी भी या ओपन भी रहता है, तो उसको आप सही तरीके से कैसे यूज़ कर रहे हो। और मेरे को जब भी गोल चाहिए, मेरे को ओपन से किसी एक स्पेसिफिक गोल पे जाना है, मैं शिफ्ट कर देता हूँ, तो यू विल मेक श्योर कि मेरी प्रोबेबिलिटी वो गोल अचीव करने की एकदम 100%। Got it. Okay, I want to take this to the last segment and couple of things मेरे को पूछनी है। मैंने जब आपके बारे में पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा कि आप मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स काफ़ी पढ़ते हो। रिसेंटली कहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा टाइम जा रहा है? व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू सीइंग अराउंड द वर्ल्ड, क्या चल रहा है? कैन यू सी कि ये चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं, क्या ये होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है अपने लाइफ टाइम में होगा। अब कब होगा, ये नहीं, किस तरह से होगा, वो टाइमलाइन और क्वांटम जज करना मुश्किल है। जैसे मिडिल ईस्ट है, राइट। अब 2 मेजर अगर चीजें इस साल के लिए अगर देखना है हमें, 2 चीजें जिस पे नजर रखनी है, एक है मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, दूसरा है यूएस के इलेक्शंस। क्योंकि यूएस इलेक्शंस में कौन जीतेगा उसके हिसाब से देयर कुड बी रिपरकशंस, राइट। जैसे क्या, अगर जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पिछली बार अभी कौन 2 कैंडिडेट्स हैं? हाँ, ट्रम्प कमला हैरिस, राइट। तो जैसे पिछली बार जब ट्रम्प जीते थे, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था, मार्केट में क्या हुआ था। पिछली बार ट्रम्प जीते तो लकी तो अच्छा आउटसोर्सिंग के खिलाफ हैं, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर पे। लेकिन ठीक है, मार्केट फिर उसको मैग्नीफाई भी कर देता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस समय सारे आईटी स्टॉक करेक्ट हुए थे। ठीक है, वो बाद में रिकवर भी हो गए, क्योंकि आज यूएस के लिए भी इतना इजी नहीं था कि सभी आईटी सर्विसेज कंपनीज जो काम कर रही है इंडिया में उनको ओवरनाइट रिप्लेस कर दें। ट्रू। लेकिन डायरेक्शनली क्या वो डायरेक्शन लेंगे? अगर लेंगे तो उसका अगले 5, 10, 15 साल में क्या इम्पैक्ट होगा? तो ये चीजें हैं जो फिर बाद में अगर हमें डीप में अगर रिसर्च करना है। बट दिस ईयर तो पीपल आर सेइंग ट्रम्प इज वेरी फॉर इंडिया, नॉट अगेंस्ट। लाइक दिस इज मैं वही कह रहा हूं, रिलेशनशिप इज एंड स्टैंड्स बहुत काफी डिफरेंट नजर आ रहा है, क्योंकि उसको इंडियन वोट्स भी काफी चाहिए। ये तो देखिए, डेमोक्रेट्स भी करते हैं, डेमोक्रेट्स को भी चाहिए होते हैं। तो पॉलिटिशियंस तो अपने हिसाब से वो प्रोपेगेंडा बिल्कुल करेंगे जब उनको वोट चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि जीतने के बाद क्या करते हैं। पर हु डू यू थिंक कि हमारे लिए मार्केट्स में बेटर किसके साथ होगा ज्यादा? कौन जीतेगा तो हमारे लिए बेटर होगा? देखिए, ट्रम्प हैज बीन प्रो मार्केट, ही अंडरस्टैंड्स बिजनेस, कैपिटलिज्म समझ में आता है। ठीक है, वो इलेक्शंस के लिए जो रिटोरिक करें, लेकिन ही डज अंडरस्टैंड बिजनेस, ही इज फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड। तो मुझे लगता है कि दैट माइट बी बेटर फॉर अस फॉर मेकिंग इंडिया के लिए भी, बाहर के लिए भी, हर किसी के लिए, इंडिया के लिए। एंड मिडिल ईस्ट में क्यों नजर रखनी चाहिए हमें? मिडिल ईस्ट में जो देखिए क्राइसिस तो चल रही है पिछले 8-10 महीने से, जब से हमास का अटैक हुआ था तब से। अब रिसेंटली भी वापस जो उनके चीफ थे उनको असैसिनेट किया गया था रिसेंटली। अगर
मिडल ईस्ट पे इसलिए हमें नज़र रखनी चाहिए क्योंकि मिडल ईस्ट का एक मेजर इम्पैक्ट होता है ऑयल प्राइजेस पे, और ऑयल प्राइजेस हमारे लिए, इंडिया के लिए आज भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज भी हम काफ़ी हद तक तेल बाहर से लेते हैं, आयात कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक कारण है। दूसरा है कि पॉलिटिकली उसके वजह से क्या चेंजेस आएंगे, वो आज मैंने अभी तक डीप में स्टडी नहीं किया है कि पॉलिटिकली उसकी वजह से क्या चेंजेस आ सकते हैं अगर कुछ इरप्ट होता है। लेकिन हाँ, अगर कुछ ये ज़्यादा बढ़ता है मामला, जैसे अभी असैसिनेशन के बाद में कुछ और काउंटर अटैक्स होते हैं, या यूएस ने भी जैसे कुछ वॉरशिप्स भेजे हैं, कुछ ही एस्केलेट होता है, ईरान भी अगर आता है इसमें, तो उसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है वो फिर समझना पड़ेगा। Fair. Well, that sums up like almost all question for me. Thank you so much Great. for spending so much time with me. Thank you so much. थैंक यू राज। सब बताने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए, अपने ओपिनियंस बताने के लिए। Lovely talking to you. थैंक यू Done. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि और कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट पर, ताकि हम उन्हें लाएं और आप ही के सवाल उनसे पूछें ताकि आपको और भी ज़्यादा वैल्यू मिले। जाने से पहले ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा, उन्हें कुछ लाइफ में सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है एंड उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता है। सो प्लीज़ ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि उनकी लाइफ में एक बेटर चेंज आएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, कीप फिगरिंग आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।